हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम क्लास 10 मैथ एंड साइंस है, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में हम विज्ञान विषय के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 से 7 पर चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मुझे फॉलो करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 पर चर्चा। तो जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, आपका प्रथम प्रश्न है आज का, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। यहाँ कई ऑप्शन है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, गोल्गी कॉय और क्लोरोप्लास्ट। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। तो हमारे पहले प्रश्न का सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट। आइए चर्चा करते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। निम्न में से बहिस्रावी ग्रंथि है। देखिए, हमारे शरीर में 6 अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जिसमें एक है पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अब बच गई हमारी श्वेत ग्रंथि। तो श्वेत ग्रंथि एक बहिस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथियों जो कि नलिका विहीन होती हैं, उनको अपने रस को ले जाने के लिए किसी प्रकार की कोई नलिका नहीं होती हैं, और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी रस स्रावित होता है उसे हम हार्मोन नाम देते हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। टेस्टोस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन संबंधित होता है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है और एस्ट्रोजन जो है एक मादा हार्मोन है, और ये यौवनारंभ से संबंधित होते हैं। अर्थात इन हार्मोन के कारण नर और मादा में द्वितीयक गौण लैंगिक लक्षण, अर्थात नर में नर जैसे लक्षण, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, आवाज़ का भारी होना, नर जननांगों का विकास होना, और इसी प्रकार से एस्ट्रोजन में मादा जैसे लक्षण, जैसे कि स्तनों का विकास होना, ऋतुस्राव प्रारंभ होना आदि कार्य होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन संबंधित है। इसका सही उत्तर है यौवनारंभ से। आइए चर्चा करते हैं अपने चौथे प्रश्न पर। कौन से वैज्ञानिक को आनुवांशिकता का जनक कहते हैं? देखिए, मेंडल जो वैज्ञानिक है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, उन वैज्ञानिक को हम आनुवांशिकता का जनक कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग करके आनुवांशिकता संबंधित 3 नियम निकाले थे, जिन्हें हम प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। इन 3 नियमों की खोज के कारण ही मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आइए चर्चा करते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। चित्र में थीटा का मान होगा। तो यहाँ पर थीटा का मान जो है वो 60 डिग्री होगा। आइए चर्चा करते हैं अपने छठे प्रश्न पर। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है। देखिए, दृष्टि दोष जो है वो 3 तरह के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो हमारा जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से आगे ही बन जाता है। सामान्य दृष्टि में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, लेकिन नेत्र गोलक जब लंबा हो जाता है तो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन के उससे पहले बन जाता है। इसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, और निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा जो भी प्रश्न आपकी विस्तृत व्याख्या करने वाला होता है उसकी व्याख्या वीडियो के अंत में करता हूँ। इस प्रश्न की व्याख्या भी जो है सभी प्रकार के दृष्टि दोषों को समझाया गया है, तो आप वहाँ इसे अच्छी तरीके से समझे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए चलिए आगे चर्चा करते हैं अपने 7वें प्रश्न की। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है।
देखिए, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध ये दो होते हैं, अंतर समझिएगा, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है वो चालक की लंबाई पर होती है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर होती है और चालक की पदार्थ की प्रकृति पर होती है। लेकिन जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है उसकी निर्भरता चालक के पदार्थ पर और उसके ताप पर होती है। तो यहाँ पर ताप का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है चालक के पदार्थ पर। तो हमारा सही उत्तर इसमें स है, चालक के पदार्थ पर। चलिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। विद्युत शक्ति जिसे हम P से इंडिकेट करते हैं और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। आइए चर्चा करते हैं अपने 9वें प्रश्न पर, वियोजन अभिक्रिया के लिए आवश्यक है। देखिए, वियोजन अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की भी आवश्यकता होती है, कभी प्रकाश की आवश्यकता होती है, कभी विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वियोजन मतलब टूटना, क्रिया कारकों का टूटना। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है, अर्थात हमारा द ऑप्शन उपरोक्त सभी सही है। आइए चर्चा करते हैं अपने 10वें प्रश्न पर, एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए उसमें कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है। देखिए, एथेनॉल होती है हमारी शराब। अब कई मिलावटखोर क्या काम करते हैं कि इस शराब में एक हल्का पदार्थ जिसे हम मेथेनॉल कहते हैं वो मिला देते हैं, और मेथेनॉल जो होता है वो जहरीला होता है, जिसके पीने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। कई बार हम अखबार में खबर पढ़ते हैं कि जहरीली शराब के कारण इतने लोगों की मृत्यु हो गई। हर बार तो वो उसमें जो शराब होती है उसमें मेथेनॉल नामक पदार्थ मिला हुआ होता है, जिसके कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, व्यक्ति कई बार अंधा भी हो जाता है। तो 10वें प्रश्न का हमारा सही उत्तर है मिथेनॉल। आइए चर्चा करते हैं अपने 11वें प्रश्न की, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए, सब प्रकृति में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है। आइए चर्चा करते हैं चतुष्फलकीय होता है। आइए चर्चा करते हैं अपने 12वें प्रश्न की, ओजोन मंडल के क्षय के ज्ञात कारणों में से सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है। देखिए, ओजोन मंडल के क्षय के कारणों में कई कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक उत्तरदायी कारण है वो है हमारे फ्रिज से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्ट में CFC भी कहते हैं। इस CFC के कारण ही ओजोन के जो कण हैं, O3 कण हैं, वो नष्ट होते जा रहे हैं, जिससे ओजोन परत को क्षय हो रहा है। आइए चर्चा करते हैं अपने 13वें प्रश्न पर, NaOH का 10 ml विलयन है, 10 ml विलयन है, HCl का 8 ml विलयन है, पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अर्थात NaOH जो क्षार है उसका 10 और HCl अम्ल है उसका 8 काम में आ रहा है। यदि हम NaOH के उसी विलयन को 20 ml ले लें, अर्थात NaOH की मात्रा हमने जस्ट डबल कर दी, तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो HCl को भी हमें डबल करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, जिसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो जब हमने क्षार की ताकत बढ़ाई है तो उसे रोकने के लिए, उसे उदासीन करने के लिए हमें अम्ल की ताकत भी बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वो 16 ml आएगा। 8 से हम उसको कितना कर देंगे? डबल 16। चलिए चर्चा करते हैं अपने 14वें प्रश्न की, लैंगिक संचरित रोग STD का उदाहरण नहीं है। देखिए, लैंगिक संचरित रोग जो है वो हमारी गोनोरिया है, सिफिलिस है, एड्स है, लेकिन कालाजार रोग जो है वो एक लैंगिक संचरित रोग नहीं है। कालाजार रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिसे हम लेशमानिया डोनोवानी कहते हैं। चलिए चर्चा करते हैं अपने 15वें प्रश्न पर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। देखिए, लघु पतन जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, उसके समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप हमारे जो घरों के जो उपकरण हैं
वो नष्ट हो सकते हैं। चलिए अब बारी है हमारे विस्तृत व्याख्या की। कुछ प्रश्नों की हम विस्तृत व्याख्या करते हैं, उसे यहाँ बिल्कुल समझें। यहाँ मैंने आपको आपकी वापस डिमांड होने के कारण प्रतिरोध को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, पूरा समझाया है, और आपकी आज ये बिल्कुल फिट दिमाग में बैठ जाएगा। तो इसको आप समझते जाएं, कॉपी ले लें और कॉपी के साथ साथ उसमें उसका अभ्यास भी करते जाएं कॉपी में। सबसे पहले ये समझें प्रतिरोध क्या होता है। तो यहाँ सबसे पहले प्रतिरोध की परिभाषा है, किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में आने वाली रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, या किसी चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह में आने वाली रुकावट को हम प्रतिरोध कहते हैं। रुकावट ही एक तरीके से प्रतिरोध होती है। अब प्रतिरोध के लिए सबसे इंपॉर्टेंट नियम है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, कई बार आ जाता है। ओम का नियम क्या कहता है? किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभव उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात देखिए नीचे देखिए, V इज प्रपोर्शनल I, V अनुक्रमानुपाती, ये जो चिन्ह होता है ये अनुक्रमानुपाती का होता है, तो V अनुक्रमानुपाती होता है I का। देखिए अनुक्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि जब V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, या I बढ़ेगा तो V का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और आपने आपके अगर चैप्टर में ये लेसन पढ़ा है तो आपको पता है कि हम जब इसका एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। एक्स अक्ष पर हमने V ले लिया और वाई अक्ष पर हम I लेते हैं, और उसका जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इसका तात्पर्य ये होता है कि V बढ़ रहा है तो I का मान भी बढ़ता है। देखिए नीचे देखिए V बराबर हमने IR कर दिया। अभी R कहाँ से आ गया? देखिए अनुक्रमानुपाती का जो चिन्ह होता है उसको हटाने के लिए, उसको बराबर में परिवर्तित करने के लिए हमें कोई एक नियतांक लगाना पड़ता है। नियतांक राशि वो होती है जो हमेशा नियत रहेगी, अर्थात उसका मान जो है वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं पूरे प्रयोग में। यहाँ पर हमें केवल V और I का मान ही बढ़ाना या घटाना है, I का मान हमें नियत रखना है। तो V बराबर हमारा सूत्र बन गया IR। ये ओम का नियम है। आशा करता हूँ ओम का नियम आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सूत्र से आप देखिए नियम याद कीजिए, नियम से आप सूत्र याद कीजिए, तब जाकर के आपका अच्छा कार्य होगा। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं प्रतिरोध की निर्भरता। देखिए प्रतिरोध, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी समझाया था, हमारा एक क्वेश्चन आया था कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध। तो प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है वो एक तो होती है चालक तार की लंबाई पर, L मतलब लंबाई, ये अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा है R व्युत्क्रमानुपाती। जब कोई चीज नीचे होती है तो उसको व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं, जब बिल्कुल सामने होती है तो उसको अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अनुक्रमानुपाती तो बढ़ती है, तो R व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/A, अर्थात A के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात A का मान अगर बढ़ेगा तो R का मान कम होगा। अब इन दोनों को हमने एक साथ कर दिया तो R अनुक्रमानुपाती L ऊपर और A नीचे आ गया। और मैंने पहले भी बताया कि अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए, उसको बराबर में परिवर्तित करने के लिए हम कोई नियतांक लगाते हैं, और यहाँ पर नियतांक राशि है हमारा रो, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। तो हमारा नया सूत्र बन गया R बराबर रो L/A। अर्थात प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है, देखिए तीसरे नंबर की उसमें देखिए आप कि प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है वो L पर निर्भर हो रही है और A पे निर्भर हो रही है। A अर्थात तार की लंबाई पर, और A अर्थात उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, जिसको हम उसकी मोटाई भी बोल सकते हैं। लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोध बढ़ेगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो जो प्रतिरोध है उसका मान कम हो जाएगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती में है, नीचे है। चलिए आगे हम चर्चा कर रहे हैं हमारे प्रतिरोधों के संयोजन की। प्रतिरोधों का जो संयोजन है
परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन दो तरीके से किया जाता है। एक श्रेणी क्रम में संयोजन, आपको ये मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत समझाया है, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी तो उसके अनुसार मैं इसे वापस से क्लियर कर रहा हूँ। देखिए श्रेणी क्रम में संयोजन हो गया आपका, तो बिल्कुल श्रेणी क्रम में संयोजन एक के बाद एक लगता है, ऐसा जो संयोजन होता है उसे हम श्रेणी क्रम में संयोजन कहते हैं। देखिए R1, दूसरा प्रतिरोध R2, तीसरा प्रतिरोध R3, और इनमें विभव है V1, V2 और V3। अब यहाँ देखिए इसका जब हम सूत्र व्युत्पन्न करेंगे, आपके जब एग्जाम में ये आए कि भाई श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र है वो व्युत्पन्न कीजिए, तो आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब सूत्र क्या लगाएं, अब शुरुआत कहाँ से करें। तो देखो शुरुआत करने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हमें इस प्रतिरोध में, इस चित्र में दिख रहा है कि V जो है वो अलग अलग है, पहला V1 फिर V2 फिर V3, तो यहाँ से शुरू भी यहीं से करना है जो चीज़ अलग है। देखिए श्रेणी क्रम में V अलग है, और यहाँ एक मिनट यहाँ देख लीजिए समांतर क्रम में देखो I अलग है, तो I से शुरू करना है। देखिए कुल धारा I1 I2 I3, ये अंतर अगर आप यहाँ समझ लेंगे तो आपके वो समझ में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर V1 अलग है तो हम V से शुरू करेंगे, तो देखिए कुल विभव V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यहाँ से शुरू कर दिया हमने। चलिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ओम का नियम पढ़ा था, क्योंकि जो भी श्रेणी क्रम या समांतर क्रम है उसमें सूत्र का निगमन करेंगे तो ओम के नियम से करेंगे, तो दोनों सूत्र में ये काम आएगा। तो V बराबर क्या हो गया IR। चलिए अब V बराबर हम जानते हैं, V के नीचे हमने लिख दिया IR बराबर V1 है तो IR1 करेंगे, V2 है तो IR2 करेंगे, V3 है तो IR3 करेंगे। तो यहाँ पर IR, और हम जानते हैं कॉमन लेना, छोटी कक्षाओं से ही कॉमन लेते हुए आ रहे हैं, जो समान है सब में उसको बाहर ले लेंगे कॉमन में, तो I बाहर ले लिया तो अंदर ब्रैकेट में बच गया हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो गया, जब भी कोई चीज़ बराबर के आमने सामने होती हैं तो वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती हैं। तो R बराबर हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमारे तुल्य प्रतिरोध आ गया श्रेणी क्रम में R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखिए समांतर क्रम में प्रतिरोधों के संयोजन के लिए श्रेणी क्रम में विभव अलग अलग होता है, जबकि समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है। ये भी मैंने आपको वापस बता दिया, विभव अलग है तो वहाँ से विभव से शुरू करना है, और यहाँ पर अगर I अलग है तो हम I से शुरू करेंगे। देखिए कुल धारा I1 प्लस I2 प्लस I3, तो यहाँ पर ओम का नियम देखिए साइड में देखिए ओम का नियम V बराबर IR होता है, लेकिन यहाँ V काम ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखो कुल धारा I का मान लगाना है अपने को। तो यहाँ इसी सूत्र से I का मान निकालेंगे, तो I का मान निकालेंगे तो I का मान हो जाएगा V अपॉन R, R नीचे आ जाएगा। ये आपने मैथ में खूब पढ़ा होगा, तो ये समझ कि ये R कैसे नीचे आया है। चलिए तो I का मान आ गया हमारे पास में, अब I का मान यहाँ फिट करेंगे अपन। देखिए शुरू में I का मान लिख दिया हमने V अपॉन R। अब I1 है तो V R1 करेंगे, I2 है तो V R2 करेंगे, और I3 है तो V R3 करेंगे। उसी प्रकार से वहाँ पर हमने कॉमन ले लिया था I, यहाँ कॉमन आ गया हमारा V, तो V कॉमन आ गया तो ब्रैकेट के अंदर आ गया I अपॉन R1 प्लस I अपॉन R2 प्लस I अपॉन R3। तो I 1 अपॉन R जो हो गया वो बन गया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारे समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आ गया। आशा करता हूँ कि दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में आप सूत्र का निगमन करना सीख गए होंगे कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। शुरुआत इम्पोर्टेंट होती है, बच्चे शुरुआत करने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें शुरू कहाँ से करना है। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो संख्यात्मक प्रश्न है वो आ जाते हैं, और उसको किस प्रकार से करना है वो देखिए। ये एक संख्यात्मक प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं ये। एक चालक तार में 3 प्रतिरोध हैं, जो आपको दिख रहा है चित्र में, 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। ये सभी
कौन से क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो हमने अभी श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र निगमन किया था वो क्या था हमारा? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर R1 की जगह हम 2 लिखेंगे, R2 की जगह 3 लिखेंगे और R3 की जगह 4 लिखेंगे। तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा, जब इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 ओम। तो ये तुल्य प्रतिरोध आ गया। चलिए एक दूसरा प्रश्न भी समांतर क्रम का किस तरीके से आएगा वो देखते हैं। एक चालक तार है, उसमें 3 प्रतिरोध हैं, 2 ओम, 4 ओम और 6 ओम, लेकिन ये जुड़े हुए हैं समांतर क्रम में। तो अब हमें तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो अब यहाँ पर समांतर क्रम का सूत्र लगाएंगे। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r बराबर हो गया 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो 1/r बराबर हो गया, देखिए जब हम वही लघुत्तम लेकर के करेंगे, भिन्नों का जोड़ करेंगे एक तरीके से, तो भिन्नों का जोड़ किया, लघुत्तम ले लिया, 12 लघुत्तम आ गया। 12 लघुत्तम आ गया तो पहले वाली जगह आ जाएगा 6, जो आप गणित में काफ़ी अच्छी तरीके से कर चुके हैं, इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। 6 आ गया, दूसरे की जगह 3 आ गया और तीसरे की जगह 2 आ गया। और यहाँ पर हमने किया 1/r बराबर, जब हमने सभी ऊपर वाले अंकों को जोड़ा 6 प्लस 3 प्लस 2 तो आ गया 11 और नीचे बटे में आ गया 12, क्योंकि ये पूर्णतः कटते नहीं है। तो 1/r यानी r का जो मान आ गया वो 1/r का मान आ गया 11/12 ओम। तो यहाँ पर हमने समांतर क्रम में भी सीख लिया। अब बात कर रहे हैं हम दृष्टि दोषों की। देखिए आज ये आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि दृष्टि दोष क्या होते हैं, किस तरीके से उनमें कौन सा लेंस काम में लाते हैं। अच्छी तरीके से समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके समझ में आएगा। थोड़ा सा समय दीजिए और उसे दिमाग में बैठाइए, जो कि कन्फ्यूजन की स्थिति रहती है इनमें। लेकिन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि 3 तरह के दृष्टि दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा हमारा दूर दृष्टि दोष और तीसरा हमारा लास्ट में आएगा जरा दृष्टि दोष, यानी बुढ़ापे के कारण होता है जो। तो ये आप समझ लीजिए, एक एक करके अपन क्लियर करेंगे तो आज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या दोष होते हैं। देखिए निकट दृष्टि दोष, पढ़िए पहले इसको। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु साफ दिखाई देती है। देखिए नाम देखिए, निकट दृष्टि दोष, नाम देख करके ऐसे लगेगा कि व्यक्ति की निकट की दृष्टि में दोष है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नाम के विपरीत चलता है। ये भी आप ध्यान रखें कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए व्यक्ति अवतल लेंस का उपयोग करता है। देखिए निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं दिखाई देती। उसका कारण ये होता है कि इस दोष में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, जिससे जो प्रतिबिंब होता है जो कि रेटिना पर बनता है वो दृष्टि पटल से पहले ही बन जाता है। देखिए एक चित्र देखिए, पहले आप समझिए इस चीज को। देखिए ये चित्र है आपका, ये एक आदर्श चित्र है, मतलब जो आदर्श हमारी जो नेत्र होती है उसमें ऊपर कोई वस्तु रखी हुई है, इससे प्रकाश की किरण चल रही है, बीच में ये उत्तल लेंस जो हमारी आंख में लगा रहता है। जब व्यक्ति की जो नेत्र क्षमता बिल्कुल सही होती है उस स्थिति में इसका देखिए ये प्रतिबिंब बिल्कुल रेटिना पर बन रहा है रेटिना पर। तो ये तो एक सामान्य स्थिति हो गई। लेकिन जब व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष में देखिए आप, प्रतिबिंब बनना चाहिए था रेटिना पर, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष हो गया तो वो प्रतिबिंब बन गया, आपका जो क्रॉस का साइन दिख रहा है ना आपको, ये प्रतिबिंब है। तो ये प्रतिबिंब कहाँ बन गया? उससे पहले ही बन गया। और उसका कारण क्या रहा कि ये जो लेंस था हमारा, इसका नेत्र गोलक थोड़ा लंबा हो गया। यहाँ चित्र में नहीं दिखाया हुआ है नेत्र गोलक लंबा, लेकिन आप समझ लीजिए कि नेत्र गोलक थोड़ा लंबा हो जाता है, तो उसके कारण ये जो प्रतिबिंब होता है वो पहले बन जाता है। अब मैंने बताया निकट दृष्टि दोष का जो व्यक्ति होता है उसके लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ये देखिए आप अवतल लेंस,
दिख रहा है आपको? तो अवतल लेंस क्या करेगा, जैसे आंख के आगे हम चश्मा लगा देते हैं ना, वो लेंस ही हो गया चश्मा। तो यहाँ से प्रकाश की किरण चल रही है, अवतल लेंस से वो अभिसारित होंगी, फैलेंगी, और फैलेंगी तो उसके बाद में नेत्र गोलक में भी फैल करके जाएंगी, यानी सॉरी जो लेंस है हमारी आंख का उसमें भी फैल करके जाएंगी। और वो जो प्रतिबिंब है जो कि पहले ही बन रहा था, अब वो वापस से कहाँ बन जाएगा, वो वापस से जाकर के रेटिना पर बन जाएगा और हमें वो वस्तु बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। तो आशा कर रहा हूँ कि ये निकट दृष्टि दोष आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अच्छा चलिए दूर दृष्टि दोष को भी क्लियर कर लेते हैं। देखिए दूर दृष्टि दोष की स्थिति में क्या हो रहा है, नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यहाँ पर ओ बिंदु पर कोई वस्तु रखी हुई है, वही लेंस है, नेत्र गोलक इसमें क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है हमारा रेटिना से भी पीछे। अब रेटिना से पीछे कैसे, जहां मिलेगी वहीं तो देखिए ये जो प्रकाश की किरणें वो कहाँ मिल रही है, पी बिंदु पे मिल रही है, और पी बिंदु कहाँ, रेटिना से भी आगे है। तो ये दूर दृष्टि दोष हो गया हमारे इस तरीके से। अब दूर दृष्टि दोष में हम जो हैं वो हम अवतल लेंस का उपयोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब तीसरा हमारा जो होता है वो जरा दृष्टि दोष होता है। देखिए बुढ़ापे के कारण क्या होता है, जरा जरा मतलब बुढ़ापा होता है। बुढ़ापे में व्यक्ति को ना दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है, ना ही पास की वस्तु साफ दिखाई देती है, अर्थात उसकी दोनों ही दृष्टियों में दोष हो जाता है। इस दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष का निवारण करने के लिए एक व्यक्ति जो होता है द्विफोक्सीय गोलीय लेंस का उपयोग करता है, जैसा कि ये दिख रहा है चित्र में आपको। ये द्विफोक्सीय लेंस है हमारा, इसमें ऊपर तो होता है अवतल लेंस, क्योंकि व्यक्ति को दूर की वस्तु देखनी होती है तो वो अपनी आंखों को सामने उठाता है, ऊपर की तरफ देखता है। तो अवतल लेंस तो हो गया दूर की वस्तु को देखने के लिए, और नीचे उत्तल लेंस होता है वो है पास की वस्तु को देखने के लिए। तो यहाँ पर ये जरा दृष्टि दोष हो गया। अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं मैं आपको कि भाई हम जो है, देखिए यहाँ मैंने लिखा है, इस चीज को समझिए। दूर दृष्टि दोष, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तो हमने याद कर लिया, अब वहाँ कैसे याद रहेगा, हमें भूल जाते हैं। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लिखना है, उसको समझाने का तरीका देखिए। देखिए दूर दृष्टि दोष द से दवात है, उसमें कौन सी मात्रा है, ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा है ना। तो दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस, देखिए उत्तल लेंस में भी ऊ है ना, और दूर में भी कौन सी, दू में द में ऊ की मात्रा। तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम आएगा, और निकट दृष्टि दोष में, जब दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस काम आ रहा है तो निकट दृष्टि दोष में स्वतः ही अवतल लेंस काम में आएगा। तो अब आप इस चीज को नहीं भूलेंगे, आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेना है और निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में लेना है। यहाँ ये हमारी जो चर्चाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई चीज़ आपको ऐसे लग रही है कि इसमें हमें सुधार किया जा सकता है, कुछ समझाया जा सकता है और बेटर तरीके से, तो आप उसे कमेंट में भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।